अच्छा जी। हम अब तक जो है ना 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्री लॉन्च लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो होती है। ठीक है। अच्छा, आज इस वीक में हमने इन तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है। तो हम हंटिंग से स्टार्ट करेंगे और हम प्री लॉन्च तक जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और प्री लॉन्च से पहले आपको हमने अच्छा वो प्रोडक्ट लॉन्च में, ठीक है, इसके अंदर जितने जिस चीज़ के जो जो टॉपिक्स वीक हैं वो आप मुझे बताइएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो चीज़ समझनी है वो भी बता देना, वो भी मैं दोबारा समझा दूँगा। हंटिंग से करते हैं स्टार्ट। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, उसके बाद मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे दूँगा हंटिंग से रिलेटेड, कोई अगर क्वेश्चन है तो। आपको आती है बेहतरीन हंटिंग? यार फिर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं निकाल के देते हो हैं? अच्छा यार, वो क्या कहते हैं, आप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट भी करते हैं अब तो, डायरेक्टर्स के भी हम पे टास्क है तो उनको आप ढूंढ के दिया करोगे। सारों को आती है, वो पैसे भी देंगे। 150-200 डॉलर तुम्हें मिल जाए एक प्रोडक्ट का, तो तुम्हें बुरा तो नहीं है। तो हंटिंग भी किया करो यार। चलो मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पहले हम माइनस स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो पोस्टल कोड है वो हमेशा आपने देखना होता है जी, कि आप जिस भी जो सी भी मार्केट यूज़ कर रहे हैं उसी एरिया को यूज़ करेंगे आप पोस्टल कोड। माइनस स्ट्रिंग के अंदर हम ये क्या कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम पूरा कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अब यूएस मार्केट है यहाँ पे, और हर मार्केट हर तरह का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा क्या कहते हैं कंपेटिटिव होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको डीप और थोरली हंट करना पड़ता है प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स होते हैं लेफ्ट साइड पे, ये हम फिल्टर्स यूज़ कर लेते हैं और इनकी बेस के ऊपर हम यहाँ पे ही कैटेगरीज आ रही होती हैं, हम कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज आ रहा होता है, यहाँ से हम जंप भी कर सकते हैं। हम 200 पेज पे आ गए हैं।
अब ये इसके अंदर से हमें जो एक कीवर्ड मिला, या तो वो ये हो सकता है मेन कीवर्ड में। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है प्रोडक्ट्स। ये यार ये ना बेसिकली वो नंबर ऑफ व्यूअर्स बताता है आप 8 दिनों में करोगे अगर इस कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपने अगर रैंक होना है। तो यहाँ पे सी पी आर आ रहा है ना, जो ये यहाँ पे उसने बताया एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू नीड टू बी सोल्ड ओवर इट। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक होना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे 8 दिनों में 11 की यूज़ करवानी है, या मैंने सेल्स करनी है इस कीवर्ड के ऊपर। सेल्स, हाँ, रिव्यूज़ नहीं, सेल्स। इस कीवर्ड के ऊपर इतनी सेल्स हों आपकी 8 दिनों के अंदर, फिर आप रैंक हो जाओगे। यार कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपना प्रोडक्ट रैंक करोगे ना, तो आपको कंपटीशन कितना फेस करना पड़ेगा कंपेटिटर्स के लिहाज से। हम्म, क्या? हाँ हाँ हाँ, तो इस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक होंगे ना प्रोडक्ट्स, वो होंगे। हाँ, इस कीवर्ड के बिजनेस सेलर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब वो कंपटीशन हर तरह का हो, इसके इस कीवर्ड के ऊपर हर तरह का कंपटीशन होगा। आपका कंपटीशन पीपीसी के ऊपर भी होगा, आपका कंपटीशन रैंकिंग के ऊपर भी होगा, ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर आप कौन से पेज पे फॉलो करते हैं,
कौन से स्पॉट पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उस कीवर्ड के ऊपर जो आप सेल्स उठा रहे होंगे उसकी बेस के ऊपर भी होगा, और आप पीपीसी जब चला रहे हैं तो आप कितने पैसे लगा रहे हैं उसकी बेस के ऊपर भी होगा। हम्म। यार बेस्ट सेलिंग रैंक का मतलब होता है कि आप का रैंक जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो आप जिस भी मार्केट में बैठे हैं आपको दो रैंक मिलते हैं, 10 20 दो तरह के मिलते हैं, एक मेन कैटेगरी का मिलता है और एक सब कैटेगरी का मिलता है, ठीक है। मेन कैटेगरी में अमूमन आपका रैंक बड़ा होता है, नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और जो सब कैटेगरी है उसके अंदर आपका नंबर छोटा होना चाहिए, जितना ज़्यादा कम होगा, जितना छोटा नंबर होगा वो बेहतर है। और वो डिपेंड करता है आपकी सेल्स के ऊपर, आप कितनी सेल्स उठा रही हैं ओवरऑल उस कैटेगरी में या उस मार्केट में जिस मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू योर कंपेटिटर्स, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी न्यू एंट्रेंट हैं, ठीक है, और आपके स्टार्ट में ही 30 40 ऑर्डर आ रहे हैं रोज़ के डेली के, और आपका कंपेटिटर है वो साल हो गया उसे 2 साल हो गए और वो 80 90 ऑर्डर ले रहे हैं दिन के, तो आपका रैंक उससे ज़्यादा हो सकता है। किस तरह से होगा वो, कि आपका जो कंपेटिटर है वो इन पास्ट 80 90 से ज़्यादा ऑर्डर उठा रहा हो पर डे, लाइक वो 100 या 200 100 110 ऑर्डर उठा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर हुए हैं उसकी सेल्स कम हो गई हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसका रैंक कम होगा आपका रैंक बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे भी बीएसआर पे फर्क पड़ता है। ये नहीं होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपेटिटर से ज़्यादा सेल उठा रहे हैं तो आपका रैंक भी हमेशा उससे ज़्यादा रहेगा, ये नहीं हो सकता। ये आपकी बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने एसिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपका एसिंग किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मल्टीपल कैटेगरी हर कैटेगरी का डिफरेंट होगा, आपको रैंक भी मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे ना नीचे, ये देखिए दो दिखा रहे हैं, एक है 17,865। अब ये किचन एंड डाइनिंग है बेसिकली एक कैटेगरी ना, अब ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंदर पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अंदर आपको समझ भी आती है कि ठीक है जी इतना बड़ा रैंक होगा, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है बाउल्स, ठीक है। अब ये आपकी सब कैटेगरी है, इसके अंदर इसका 219 वहाँ है ऊपर, तो ये मतलब वैसे ओवरऑल तो कम है रैंकिंग देखी जाए तो, लेकिन इस तरह होती है। अच्छा एक और चीज़ होती है एसएनएल, वो नहीं हमने डिस्कस किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसका आइडिया किस किस को है एसएनएल को, बस तो लोग। अच्छा अब ये ना हर मार्केट में डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है एसएनएल का, ठीक है। अब जैसे यूएस है ना, इसके अंदर वो बताए ये हर मार्केट की ना आपको वो बता देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये यूएस का अलग है, यूके का अलग है, जर्मनी, मतलब हर कंट्री का ना एसएनएल का क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। इसके अंदर ना तीन चीज़ें देखनी होती हैं हमें, एक साइज देखना होता है, एक वेट देखना होता है, और एक सेलिंग प्राइस होती है आपकी, वो तीसरी चीज़ होती है, ठीक है। अगर तो आपका आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस ये हैं और आपका प्रोडक्ट का जो वेट है वो 6 आउंस या उससे कम है, ठीक है, तो आप और सेलिंग प्राइस आपकी $7 के अंदर है, ठीक है, तो आपको एफ बी फी जो लगेगी वो लगेगी 2.16, ठीक है। अगर आप ये स्मॉल एंड लाइट में एनरोल कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, अगर आप एनरोल नहीं करेंगे ना तो फिर आपको 2.9 या 2.7 जो भी होती है, जो नॉर्मल एफ बी फी होती है वो लगेगी। स्मॉल एंड लाइट में वो बेसिकली आपको एफ बी ए फी जो होती है ना वो कम कर देते हैं, और वो काफ़ी मतलब क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस जब बहुत कम होती है, लाइक $7 है, और आपका प्रोडक्ट बहुत छोटा है, तो आपका मार्जिन ना बहुत कम होता है, पॉइंट्स में होता है आपका मार्जिन, ठीक है, 0.0 समथिंग में। तो जब इतना सा भी फर्क पड़ता है ना आपके
एफ बी ए फ़ी के ऊपर, लाइक अभी आपको 2.16 है और वैसे आपको 2.7 लग रही हो, ठीक है, तो पॉइंट फाइव फाइव का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 0.54 का, ठीक है। तो ये आपके मार्जिन जो है ना तकरीबन 5 to 7% इंक्रीज कर देती है, ठीक है, अगर आप स्मॉल एंड लाइट के अंदर एनरोल होते हैं। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है अभी, तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर भी रहा हूँ आजकल। अब अगर वो प्रोडक्ट मैं क्या कहते हैं स्मॉल एंड लाइट के अंदर लिस्ट कर लेता हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट मुझे वो जिस सेलिंग प्राइस में बेचना चाहता हूँ उस पर मुझे 35% मार्जिन है। अगर मैं उसमें नहीं करता, ठीक है, तो फिर मेरा 23% मार्जिन है, ठीक है। इतना फ़र्क है, वही सेम है मेरी सोर्सिंग, सेम मैंने सेलिंग प्राइस रखी हुई है, लेकिन अगर मैं सिंपल जाता हूँ, मैं नहीं एस एन एल में लिस्ट करता, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, अब ये जिस जो मैंने ये पेज खोला हुआ है ना, इसके अंदर देखें हम, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है गेट स्टार्टेड का, ठीक है। यहाँ से आप एनरोल करते हैं अपना एस एन एल के अंदर, और ये एस एन एल में एनरोल करने के लिए आपको पहले से करना पड़ेगा इन्वेंट्री। हाँ, शिपमेंट प्लान इन्वेंट्री भेजने से पहले आपने जैसी डमी लिस्ट बनाई है वहाँ पे आप एनरोल कर लेंगे अपने प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने शिपमेंट प्लान भेज दिया है, उसी रेट के ऊपर आपने सोर्सिंग की है, फिर नहीं आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। शिपमेंट भेजने के बाद अगर हम शिपमेंट दोबारा जब भेजें आपको लिस्ट उड़ानी पड़ेगी। हमारा ऐसे नॉर्मल रजिस्टर हो जाएगा और पेमेंट ऐसे में हमारी यूनिट होगी तो और इनवॉइस का बहुत आसान है, सेंटर में कुछ पेमेंट है हमारे हॉस्पिटल के इनवॉइस में उसी तरह से हाँ, वैसे कोई, क्योंकि इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ भी होती है, अगर आपकी फिगर्स बहुत करीब करीब है ना, लाइक अभी उसने कहा है कि 6 आउंस, तो आपका अगर आपका प्रोडक्ट का वेट है 5.8 आउंस, तो फिर बहुत कम होते हैं चांसेस। कोई भी एक आपकी क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट है ना वो बिल्कुल लाइक बाउंड्री के बिल्कुल करीब है, तो फिर वो अमेजोन उसको राउंड 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 अबाउट करके ना उसको कहते हैं उसके एफ बी एस वो स्मॉल एंड राइट से निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि वो समटाइम इस तरह होता है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन, आप अपने लिहाज से एस एन एल में ही उसको कोशिश करके किसी तरीके से आप चाहते हो कि वो हो जाए, लेकिन वो एक्चुअली जब अमेजोन जाता है और वहाँ पे जब चेक होती है चीज़, तो वो फिर नहीं यूज़ कर सकते, तो आपका अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। अब इसके अंदर भी ना चार तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक स्मॉल इन्वेलप होता है, एक लार्ज इन्वेलप होता है। जो स्मॉल इन्वेलप है उसके अंदर भी दो तरह के वेट होते हैं, और जो लार्ज इन्वेलप है उसमें भी दो तरह के वेट होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप एनरोल कर रहे होते हैं तब आपने बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना, डायमेंशन कितना है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये 2.6 तक जाती है स्मॉल एंड लाइट की फीस, ठीक है। 2.6 के बाद 2.7 2.8 में बनना स्टार्ट हो जाती है एफ बी, ठीक है। ये स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट बताना पड़ता। ये आपकी कैटेगरी आप देखो ना, आप जब उनको प्रोवाइड करोगे कभी, आप फॉर एग्जाम्पल उन्हें बताओगे जी मेरा है प्रोडक्ट का वेट 7 आउंस, ठीक है, और मेरे प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट ये है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, और वो फिर आपको खुद बता देंगे जी कि ये वाली ठीक है। तो एक ये चीज़ थी, ये आपने, अच्छा ये लाजमी याद रखना है आप लोगों ने कि ये शिपिंग प्लान बनाने से पहले डमी लिस्ट जैसी बनेगी, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपने मेंशन देखें। और अक्सर अक्सर प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉल कर रहे होते हैं चैनल में, लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। मतलब अब ये तकरीबन 12 आउंस देखो ना, तो 12 आउंस आपका 340 ग्राम बनता है, ठीक है। 340 ग्राम में बहुत इजीली आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा आप ये देखो ये इसकी डायमेंशन है 18 14, ठीक है। तो कोशिश करें, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन जब ये हो जाता है तो फिर आप मार्जिन अच्छा निकाल लेते हैं। अच्छा, हंटिंग हंटिंग की ये दो तीन चीज़ें होती हैं यार, ये आपने बस याद रखनी होती हैं, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास।
एक तो आपका प्रोडक्ट जो सेलर टाइप है वो आपकी एफडी होनी चाहिए, ठीक है, और वेरिएशन चार्ज ज़्यादा ना हो, और सेलिंग प्राइस पहले हम कम को प्रेफर करते थे, कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एस में फॉल नहीं करता है तो फिर आप बड़े अब ज़्यादा सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि अब जो कम सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट्स थे उनके अंदर तो बहुत कम है मार्जिन, ठीक है, अब बड़े सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट के अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर हमें फिर कभी कभी मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। और 30 से अबव भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं उस वो $40 का है, $42 का है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर अब देखो ना, वो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमें मार्जिन भी है और बड़े इजीली हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट उसका प्रिपेयर करवा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम $12-13 तक का हम एक वो प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो आप वो सोचे ना, $12-13 में तो बहुत इजीली आप एक अच्छा प्रोडक्ट प्रिपेयर करवा सकते हो, पैकेजिंग भी उसकी प्रिपेयर हो जाती है अच्छी, और इस तरह का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो सेल्स हैं वो आपकी मतलब कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके अंदर देखिए, हम आपको ये नज़र आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स ग्राफ आ रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं कभी भी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट, अगर ये एक जो लाइन जा रही है ये बीच में, इसके बिल्कुल साथ साथ जिस तरह यहाँ पे है ना ये वाला ट्रेंड, अगर ये वाला ट्रेंड ओवर ऑल रहता तो मैं इसको पसंद भी करता कि हाँ यार ठीक है। अब ये स्टार्ट में आया है यहाँ पे और ये बिल्कुल इसने पीक पकड़ी और फिर फ़ौरन ही इसकी वो आ गई है नीचे, डाउनफॉल आ गया फिर और फिर यहाँ पे दोबारा इसका ट्रेंड इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं, ये ग्राफ्स आपका, जो आपके ग्राफ्स होते हैं ना वो अच्छे इस तरह से होने चाहिए, ये भी नहीं अच्छा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। ये भी नहीं अच्छा, अभी मार्केट इस तरह की है सारी, तो अच्छा कहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट। अब ये कितना बड़ा ब्रांड है स्कॉच ब्राइट, ठीक है, इसकी सेल्स देख लो यहाँ पे, $150,000। अब इसका सम वर्ड आप देखो, इसकी लाइन के बिल्कुल करीब करीब है इसका, ठीक है, लेकिन इसका भी कम है हो जाता है फिर। लेकिन अब ये जो ब्रांड है ना, इनको मसला नहीं होता है, जिस भी मर्जी मार्केट में चले जाए वहाँ को डोमिनेट कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छा, आपका दूसरा जो है, जो यहाँ से निकलता होता है सर्च वॉल्यूम का ग्राफ, वो भी आपने पूरे ईयर का देखना होता है, सेल्स का और सर्च वॉल्यूम का ग्राफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका सर्च वॉल्यूम बेहतर है आपकी सेल्स बेहतर होंगी, अगर सर्च वॉल्यूम गंदा है आपका तो आपकी सेल्स गंदी होंगी, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया Q4 के अंदर, Q4 था, आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, तब आपके प्रोडक्ट की सेल्स थी 15,000, ठीक है। Q4 में आपने प्रोडक्ट हंट किया, Q1 में आपने वो लॉन्च कर दिया, ठीक है, इतने टाइम लगता है ना, 3-4 महीने लगते हैं आपको आपकी इन्वेंट्री प्रिपेयर। Q4 में ना आपने उसको लॉन्च कर दिया, जब आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च करोगे ना, तब आप नोटिस करोगे कि आपके प्रोडक्ट की जो सेल है ना 5,000 से ऊपर ही नहीं जा रही, ठीक है। वो क्यों नहीं जा रही हैं, फिर आपको पता चलेगा, अच्छा यार Q4 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट हंट किया था, Q4 में तो 4 टाइम्स सेल ज़्यादा होती है हमारी किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपने Q4 में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च या हंट करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट, तो आपने हमेशा ये जहन में रखनी है बात कि इस वक्त उसकी 4 टाइम सेल ज़्यादा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट Q4 में लॉन्च करते हो तब भी आपको यही करना पड़ता है कि आपने फॉर एग्जांपल, मैंने अगर Q1 में एक इन्वेंट्री ऑर्डर की और वो मेरी 2 क्वार्टर्स चल गई है इन्वेंट्री, ठीक है, और मैंने Q4 की बेसिस पे इन्वेंट्री ऑर्डर की और Q2 तक चल गई और Q3
थ्री जो है वो मेरा इस वक्त चल रहा है और अब मैंने ऑर्डर करना है दोबारा, ठीक है। तो फिर आप जब Q3 में ऑर्डर करोगे जो Q4 की इन्वेंट्री, वो ऑलमोस्ट आप 4 या 5 महीने की होगी पिछली सेल्स, पिछले 3-4 महीनों की जो सेल्स होंगी ना, उतनी इन्वेंट्री आप दोबारा ऑर्डर करोगे। Q4 में हमेशा जो सेल होती है ना वो 3 to 4 टाइम्स है। और इसी में तो इवन के वो एडवाइस करते हैं, अगर आपकी नई लॉन्च है और आपने रीडिंग भी करनी है तो आप 7 मंथ्स की इन्वेंट्री ऑर्डर करें, ताकि आप Q4 के बाद जब रैंक पॉजिटिव होंगे, आपकी सेल्स अच्छी होंगी, तो Q1 Q2 में भी आपके पास अच्छी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। और फिर Q4 में ऑर्डर देना बेसिकली बेवकूफ़ी होती है। Q4 में हमेशा फ्रेट के और हमेशा XW जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है हमेशा ज़्यादा होती है। वो इसी वजह से ज़्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपेटिटर्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री प्लानिंग नहीं की होती है, ठीक है। और वो Q4 जैसे ही आता है तो सेल्स मिलती हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक होकर बैठ जाते हैं। अब जहाँ हमारे पास 7 महीने की इन्वेंट्री होती है, हम Q4 बड़े स्मूथली गुजारते हैं, बहुत अच्छी सेल्स उठाते हैं, हम आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होते हैं, हमारा हम रैंक भी होते हैं, ठीक है। और हम डोमिनेट भी करते हैं मार्केट में। तो जैसे Q4 से हम निकलते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री भी पड़ी होती है थोड़ी बहुत, और हम क्या कहते हैं रैंक भी हो जाते हैं, हमारे पास सेल्स भी आ रही होती है। फिर हम ऑर्डर करते हैं Q1 में लोएस्ट आपको मिलेंगी प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फ्रेट कॉस्ट भी, क्योंकि उसका कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहा होता फिर, ठीक है। या वो लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं जो फिर अब Q4 गुजार के Q1 में ऑर्डर स्टॉक होने वाले होते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर करते हैं और उनको फिर बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं जी। एक FPA होना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, और वेरिएशन कम होनी चाहिए सेलिंग प्राइस अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो। और आपके जो ग्राफ्स होते हैं सेलिंग सेल्स ग्राफ भी होता है, और दूसरा सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो भी दोनों कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम टारगेट करते हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कभी भी नहीं गए, ठीक है। क्लोथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी इसमें भी हम कभी नहीं गए। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड इसमें भी हम कभी नहीं गए। बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी हम नहीं गए, ठीक है। और इस तरह के इसमें भी हम जाते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। अप्लाइंसेज में भी नहीं मिलते। अप्लाइंसेज में मोस्टली आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज के बाद हमारे पास हमारे पास 2-3 टूल्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। वायरल लॉन्च के हम ग्राफ देखते हैं, और पेटेंट चेक करवाना होता है उसके बाद हमें। अच्छा, अब हम जब भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, अब हमारी कंपनी में भी यही चल रहा है कि हम जब भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं अप्रूव करवाने से पहले ना उसकी सोर्सिंग कर लेते हैं। इनिशियल सोर्सिंग तो हम बाद में करते हैं, ठीक है। और हम एक दो सप्लायर से रेट भी लेते हैं, अगर हमें रेट मिल जाता है और करीब करीब भी रेट मिल रहा होता है ना, फिर हम उस प्रोडक्ट को अप्रूव करवाते हैं, वरना हम अप्रूव नहीं करवाते हैं उस प्रोडक्ट, क्योंकि इस तरह कई बार हुआ है कि आपने प्रोडक्ट अप्रूव करवा लिया लेकिन आपको उसका रेट नहीं मिला, ठीक है। तो हमेशा हम यही करते हैं कि पहले हम प्रोडक्ट क्या कहते हैं अप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ।
अब एग्जांपल में आप कि हमने ये प्रोडक्ट जो है हंट किया और ये हमारी रेटिंग है। अब इसकी आप रेटिंग में अगर देखो ना तो वो है 4.4 आउट ऑफ 5। अभी आपको फील क्यों नहीं हो रहा था कि आपने ये 10,800 देखा था बेसिकली, लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो 4.4, ठीक है। तो अब हमारा जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, और अगर हमने फॉर एग्जांपल हम अब हमारी क्राइटेरिया पे उतर है प्रोडक्ट, और हम अब इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये हमारा फाइनल हो चुका है, लेकिन अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा है कि रेटिंग 4.4 है। 4.4 रेटिंग का मतलब है कि 3% रिव्यूज़ हैं आपके, मतलब 10,000 पे 3% बना लो आप, 3,000 बन जाएगा, 300 बन जाएगा, खैर इतने रिव्यूज़ हैं आपके प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अब ये देखो ना, इतने लंबे लंबे लोगों ने पहाड़े लिखे हैं इसके ऊपर कि थोड़ा फेस्ट है, 24 थोड़ा फेस्ट है। अब ये इतना इतना बड़ा वो है ना, मतलब ये अगर अमेजोन बोल चले तो इसकी लिस्ट लिखो, ठीक है। ये वॉयलेशन है बहुत बड़ी। और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट इज रूल एंड नॉट इनसाइड दैट प्रोमिसेस $20 फॉर अ 5 स्टार, ठीक है। ये भी हम आपको $20 देंगे, आप 5 स्टार देंगे, ये बहुत बड़ी वॉयलेशन है अमेजोन की। अभी मे बी ना उसको पता चलिए, लेकिन सुनर और लेटर डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो लिखा हुआ है रिपीट माई लास्ट रिव्यू। हाँ जी, वो तो ये थी फेसबुक उसमें कि वो प्रोडक्ट ट्रैकिंग में ना वो गिफ्ट कार्ड डालते हैं जिसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, तो क्यूआर कोड स्कैन करने आपको डायरेक्ट आपके बिलिंग पेज पे, तो ये लीगल नहीं है। अलाउ यार, अमेजोन अमेजोन ना अलाउ ही नहीं करता है आपको कि आप किसी भी कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ये तक अलाउ नहीं है आपको। तो आप ये किस तरह कर सकते हो कि आप उनको किसी भी तरीके से अपनी लिस्ट पे ले आओ और उनको कहो कि आप हमें रिव्यू, मतलब ये अब गिफ्ट कार्ड अगर आप दे रहे हो, ये भी एक तरह का बार्गेन ही है ना। आप उनको एक क्या कहते हो, रिश्वत दे रहे हो कि भाई ये पकड़ो, या फिर हम गिफ्ट दे रहे हैं, आप यूँ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी ये भी तो उसने ये लिखा हुआ है ना कि भाई आपको मैं $20 दूंगा 5 स्टार रिव्यू देंगे, ठीक है। तो ये आप एक तरह से उनको क्या कहते हैं, अब वो भी कहते हैं उनको। अब इसको यहाँ पे अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है 87 पीपल फाउंड दिस हेल्पफुल। अब वो जो मर्जी कर ले, वो इस रिव्यू को डिलीट नहीं कर सकता। इससे नीचे वाले रिव्यू में ये सेव योर मनी वाली ये जो डाल 28 पीपल, ठीक है, ये 9 पीपल, 9, 7, यहाँ पे अगले ने वीडियो भी लगा दी है, और ये इतना बड़ा पहाड़ा भी लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, अब ये बेसिकली ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो अब ये जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रही है ना, ये है बेसिकली 4.4 आपकी रेटिंग का मतलब रीज़न, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है भाई, ये चीज़ें आपने, अब मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि जी आपके प्रोडक्ट की अगर रेटिंग 4.4 है, तो आप भी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने आप क्या किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी रेटिंग 4.4 ना हो लेकिन 4.7 हो, ठीक है। अब कंसीडरिंग इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़, आपके प्रोडक्ट के अंदर ना